सुप्रभात छात्रों। हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रजिया जो रेखा चित्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लेखक के घर में रजिया उनकी माँ के साथ यानी चिड़िया बेचने के लिए आ गई है। और जब लेखक स्कूल से आ चुके हैं और उनकी मौसी जो है उन्हें कहीं खाने के लिए चीज देती है, तो उसी समय यानी उनकी रजिया की माँ जो है वो उसे डांटती है कि बबुआ के यानी खाने को मत छूना ऐसे। और लेखक की मौसी जो है वह रजिया को खाने के लिए कोई चीजें दे देती है। और ये दोनों जो बच्चे हैं एक दूसरे से बातें करते, लेखक उन्हें कहते हैं कि यानी क्या तुम्हारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं लेखक, लेकिन वह रजिया सिर हिलाकर मुंह नहीं खोलती है, सिर हिलाकर उत्तर दे देती है। जब उसकी माँ नई खरीदारी की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था और जब वह चली जैसे उसकी डोर में बांधा थोड़ी दूर तक घसीटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहरनी के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुहल मैं ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिक हो मुस्कुराहट से कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना था कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमान से। अब रजिया की माँ ठटा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़ कर देखा। जब वो निकल रही थी घर से उनके, उसी समय लेखक यानी उस रजिया की माँ के साथ निकल रहे थे। कई दूर जाने के बाद रजिया की माँ उसे कहती है, क्यों जी बबुआ, यानी क्या रजिया से ब्याह करेगे? और फिर अपने लड़की की ओर देखकर कहती है, क्या रजिया तुम्हें यह दूल्हा पसंद है? तो वह लेखक के मन में हिंदू परंपरा में पले हुए हैं और वे कहते हैं कि ये क्या, यानी ये मुसलमान लड़की से वहीं से वे भाग जाते हैं। आने बहुत दूर निकल जाने के बाद वे मुड़ कर देखते हैं। रजिया चूड़ीहरनी वह इसी गांव में रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में ही शादी हो जाती है ना। और अब अच्छा हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः ही उसके गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। यानी रजिया का यानी गांव वही, बचपन वही और फिर शादी के बाद भी वही, क्योंकि वे कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ गांव में ही विवाह कर देते हैं। अच्छा हुआ कि यानी क्या उनका बचपन भी वही और विवाह के बाद भी वही। उसके बाद लेखक को कभी वह मिलती रहती है। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ गया। बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ा। यानी फिर उसके बाद क्या हो गया, पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तक आता इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। आयु तो बढ़ती ही है और उनकी आयु बढ़ती है, रजिया तो पढ़ नहीं सकी लेकिन लेखक के साथ बढ़ तो सकी। वे कहते हैं कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रही। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खंचिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारियों के हाथों में चूड़िया पिनाने की कला वह जान गई। अब तो उसके सिर पर चूड़ियों की जो यानी खंचिया यानी जो थैलियां है तो वह तो नहीं है, लेकिन क्या है, वह तो अब उन्होंने यह कला सीख ली है कि वह चूड़िया पहनाने में माहिर हो चुकी है। तो एक जिम्मेदारी वह उठा रही है। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी, वे इसी के साथ से चूड़िया पहनना पसंद करती थी। गांव में जो नई शादी करके जो बहुएं आती थी वह तो रजिया के माँ के हाथ से चूड़िया पहनना
नहीं चाहती थी, वह रजिया से ही चूड़िया पहनाना चाहती थी, क्योंकि उनके हाथ बहुत मुलायम थे। वह यानी चूड़िया बहुत यानी बिना कष्ट पहलाने वो माहिर थी। इसी कारण यानी गांव की जो नई नवेली बहुले है वह रजिया से ही यानी चूड़िया पहनाना पसंद करती थी। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़िया पहनाती वह नई नई खरीदना ही फंसाती, यानी जब तक वह रजिया चूड़िया पहनाती थी तब तक वह क्या है नई खरीदारियां ढूंढती थी। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे थे। जब छुट्टी के लिए वे आते थे तब रजिया से उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन क्या है उसका यानी विकास जो है बड़ी तीव्र गति से हो रहा था। वो कहते हैं उनका विकास हो रहा था शरीर में और स्वभाव में भी। उसके शरीर में भी परिवर्तन आ रहा था और स्वभाव में भी काफी परिवर्तन आ रहा था। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई थी। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद है क्या? शहरों में ऐसी बालियां पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़िया लाती है। मैंने कहा है हाँ वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुन जाता। शायद जवाब की जरूरत वह नहीं महसूस करती। जब कभी मुलाकात होती उसके साथ तो वह यानी बोलती ही रहती, अपने श्रृंगार के बारे में चर्चा करती। वो उन्हें पूछती क्या शहर में ऐसी स्त्रियां ऐसी बालियां पहनती है? माँ शहर से ही ये चूड़िया लाती है। तो माँ चूड़िया लाने की जाने वाली है। तो मैंने कहा है माँ को मैं भी आपके साथ आऊंगी। आप शहर में कहाँ रहते हैं? तो मेरे जवाब की वह अपेक्षा नहीं करती थी, सिर्फ बोलती जाती थी। यानी इस तरह उसके प्रति आकर्षित होती दिखाई देती है। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले सके। यानी कई दिनों के बाद ऐसा हो गया कि यानी थोड़ी सी संकुचित होती हुई दिखाई देती है, शर्माती हुई दिखाई देती है और उनके पास आने के पहले वह इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, यह देखती है अगर उसने कुछ कहा तो भी किसने कुछ सुना नहीं, यह भी देखती है। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखिए रे रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजिए। वो उसकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उनकी नीली आंखें के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने ध्यान दिया जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही दोनों बातचीत कर रहे थे तो उसी तरह उनकी यानी भौजी ने कहा कि देखो रजिया, बबूजी को ठगाओ मत। और उसी समय यानी जो रजिया है उनके जो गाल थे वो लाल हो गए थे, शर्मा रही थी। और इसी कारण जब वो दोनों कब मिलते हैं तो समाज की नजरें है वो कहते हैं भालों की नोक की तरह हमें देखते रहते हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्चों से किशोरी हुई। अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों की कसमाहट है। जब वह बहनों को चूड़िया पहनाती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। क्यों?
बहनों के प्रति भातृत्व भाव या रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण वहां लाता है उन्हें। जब किसी घर में चूड़ियां पहनाने के लिए रजिया जाती है, लड़कियां चूड़ियां पहनाती है, लेकिन लड़के रजिया को देखने के लिए वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब वह बहुओं के हाथ में चूड़ियां ठेलती होती है, पति दूर खड़े कनखियों से देखते होते हैं, क्या अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों को इन कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को, और जिसे रजिया इसे रस मिलता है। रजिया जब यानी स्त्रियों को यानी चूड़ियां पहनाती है, उसी समय उनके पतिदेव यानी दूर से खड़े होकर रजिया किस तरह चूड़ियां पहनाती है, उनकी उंगलियों का खेल वही दूर खड़े होकर यह पतिदेव देखते रहते हैं। पतियों के चूहले करने से वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़िया है, जरा देखिए कहीं चमक न जाए। पतिदेव भागते हैं। बहू ये खिलखिलाती है, रजिया ठट्टा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। जब यह पतिदेव पीछे से छुपकर देखते हैं, उसी समय रजिया उसे कहते हैं, अब बाबू यहाँ आइए, चूड़िया महीन है, जरा देखिए तो कहीं चनक न जाए। यानी उसकी जो चनक है यानी चमक उसे कहना है तो न जाए। आप अच्छी ढंग की चूड़िया उसे ढूंढ कर दे दीजिए। तब उसी समय वही से पतिदेव भाग जाते हैं और उनकी पत्नियां जो है वो हंसती है। ऐसे मजाक करने में यानी उसे बहुत खुशी आती है। और ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि वह अपने क्षेत्र में निपुण हो गई है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ी हरनी के पेशे के लिए केवल यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंग की चूड़ियां हो, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ी हरनी के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोलता है। जो बड़ी चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह हो सके। जिसकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं, सफल चूड़ियारनी वह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार है, माँ भी बहुत अच्छी है। इसी कारण माँ से यह उन्होंने गुण हासिल कर दिए हैं। उनके पास सिर्फ चूड़िया ही नहीं है, श्रृंगार के कई स्त्रियों के श्रृंगार के अलग अलग यानी प्रकार भी उनके पास है। जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ हो गई। यानी पढ़ाई के लिए शहर में चले जाते हैं, छुट्टी के लिए आते हैं, तभी उसी समय अगर उनके इलाके में ये रजिया नहीं आती तो उन्हें वो मिलने के लिए उनके घर तो नहीं जा सकते। इसी कारण वह कहते हैं जैसे जैसे मैं शहर में रह गया वैसे वैसे यानी उससे मिलना दुर्लभ होता गया। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सुखड़ी और मैंने मान लिया वह उसका पति है, किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही दिया, इस मुजरों को कहाँ से उठा लाई रे? इससे पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कराया। रजिया विहंसी बोली, यही मेरा कविंदा है मालिक। तो वो कहते हैं उन्होंने तो जान लिया था आप माँ तो नहीं है, तो उसके कारण उसे उनका पति होगा। इसी कारण वो कहते हैं कि इस मजूर को कहाँ से उठा लाई आप? तो वो कहती है कि यार ये तो कहिए, तो वो भी हंसता है, पुरुष जो है उनके साथ वो भी हंसता है। और रजिया हंसते हुए कहती है, यह मेरा खविंदा है मालिक, ये मेरे पति है मालिक।
ऐसा कह देती है, हंसी हंसी के मारे वो सवाल को वही यानी जो सवाल पूछा था उसका जवाब वो देने में माहिर है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगले बचा हुआ रेखा चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।